नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के उत्तर लेखन हम कैसे करें। आपने बहुत सारे लेक्चर वगैरह देखे होंगे, पढ़े होंगे, चाहे दृष्टि हो, विज़न हो, संवाद आईएएस हो, वगैरह-वगैरह और कोशिश भी की होगी और लिखते भी होंगे अच्छे-अच्छे आंसर। पर थोड़ा और बेसिक पे जाके जो बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर पढ़ा तो है पर आंसर राइटिंग में बिगिनर है, तो उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि आप कैसे लिखो और मैं उनके लिए भी बात करना चाहता हूँ जो बहुत टॉप लेवल पे पहुँच गए, वो चीज़ों को कैसे बेहतर करें। सबसे पहले तो आप जितना भी पढ़े हो, सारी चीज़ें ठीक है, पर उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरत है, आप थोड़ा पैटर्न को समझो, सिलेबस को समझो कि सिलेबस और पैटर्न क्या कह रहा है। कौन-सा एरिया, कहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पर काम करना आसान है तो नंबर ज़्यादा आ सकते हैं या फिर कहाँ पे अगर क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं, तो उनको कैसे डील किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि आप एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ और साथ-साथ कोशिश करो कि जैसा छोटा-मोटा लेवल ही कि हाँ, ये बात है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। ऐसी कोशिश मत करो कि बिल्कुल 1 दिन में ही परफेक्ट हो जाएँगे या फिर 1 दिन में ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कम शब्द जो हैं आपके कलम से उतरने लगे, नीचे वो जाने लगे। और सबसे पहले जो बात मैं करना चाहता हूँ भाषा खंड। भाषा खंड टोटल 9 टॉपिक है और उन 9 टॉपिक में आपसे 125 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँ, जो इतना और किसी भी एरिया में प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो सबसे बड़ी बात आप भाषा खंड को कैसे डील करोगे? मूलतः उसमें 10 नंबर वाले टिप्पणी के क्वेश्चन आते हैं और कुछ प्रश्न जो होते हैं जहाँ पे थोड़ा 1-2 प्रश्न तो ऐसा होगा जो बिल्कुल ऊपर से जाएगा और अगर आपके ऊपर से गया मतलब सबके ऊपर से जाएगा। जैसे किसी-किसी को प्रश्न समझ आता है पर उसे लिखा कैसे जाए, वो नहीं हो पाता। तो 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल ऊपर से जाएँगे। ख़ैर उनकी बातें अभी नहीं करते, बस हम समझते हैं कि टिप्पणी वाले प्रश्न कैसे करें। तो जब टिप्पणियाँ आती हैं, तो उनकी डिमांड कैसे होती है? जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके बताऊँ, जब आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश की भाषिक विशेषताएँ बताएँ, तो वहाँ पे जो विशेषताएँ होंगी भाषा के आधार पे होंगी। अगर पूछा जाएगा अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएँ बताएँ, तो वहाँ पे जो विशेषताएँ होंगी वो थोड़ा और बेहतर तरह की होंगी कि जो व्याकरण निर्माण करने में। आप समझ रहे हो शब्दों से आप पकड़ोगे कि भाषिक विशेषता, भाषा का निर्माण, व्याकरणिक विशेषता, व्याकरण में क्या-क्या विशेषता है और एक होता है साहित्यिक विशेषता। तो साहित्य में क्या-क्या विशेषता वो रखता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि इतनी छोटी बातों पर आप काम करो और भाषा खंड में लगभग 40% ऑफ द एरिया यही है कि आप विशेषताएँ बताओ। 3 तरह से पूछता है और हालाँकि जब अपभ्रंश और अपभट्ट से ऊपर चला जाता है, तो भाषिक विशेषता को कम महत्व देता है। तो इसका मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि आप पैटर्न को देखो, समझो और कौन से एरिया पे ज़्यादा आ रहा है। फिर जब आप अवधि में चले जाओगे, ब्रज में चले जाओगे, खड़ी बोली में चले जाओगे, तो वहाँ पे आपको साहित्यिक विशेषता और व्याकरणिक विशेषता ज़्यादा दिखने लगेगी। आपको वहाँ पे अब हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी जगत के लिए योगदान से भी सवाल आने लगेंगे। तो सबसे पहले आप यही करो कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं इर्द-गिर्द, उनको आप एक साइकिल में बनाओ और देखो कि कौन-सा एरिया कहाँ पे हिट कर रहा है, कहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं और कहाँ पे सवाल नहीं पूछे जा रहे। एक यूपीएससी ने नया पैटर्न बनाया कि थोड़ा नाम से पूछता है कि जैसे ये सवाल आते नहीं थे, पर अब पूछने लगा जैसे दक्षिणी हिंदी तो हालाँकि आता ही है, पर साथ-साथ जैसे आला गायन की भाषा पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे सवाल पूछने लगा। तो वही बोला मैंने 1-2 सवाल तो आपके आउट ऑफ द रेंज आएँगे और तो उन पे ज़्यादा काम करने से ही होगा, तो वो बातें छोड़ते हैं अभी। दूसरी बात भाषा खंड से अगर हम ऊपर आते हैं, तो जो भाषा खंड में हमने महारत बना के या फिर जो भाषा खंड में हम सीख के आए हैं, अब अगले स्टेप में वो उस काव्य के कवियों में या फिर उन रचनाओं में होने लगता है। जैसे मान लो द्विवेदी युग हुआ या फिर भारतेन युग हुआ, छायावाद युग हुआ, प्रगतिवाद युग हुआ या फिर गद्य में चले जाओ
तो प्रेमचंद युग की कहानियां हुई, या फिर आप बाद के प्रेमचंद के उपन्यास हुए, नाटक वगैरह हुए, तो कम से कम भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर इतनी हमें समझ होगी। तुलसी हुए तो तुलसी के भाषा की विशेषता मतलब वही विशेषता है जो अवधि की विशेषता। तो इतनी चीजें हम पकड़ सकते हैं कि अगर हम की भाषा को पढ़ रहे हैं तो अवधि को हमारे समझने में थोड़ी कॉन्टेक्स्ट बनेगा। अगर हम अवधि को पढ़े हैं तो तुलसी को समझने में हम ज्यादा दिक्कतें नहीं लाएंगे। तो आप ये देखो कि कहाँ पे भाषा खंड और दूसरा खंड, दूसरा पार्ट पेपर वन का कनेक्ट कर रहा है। और रही बात कि यहीं पे जब आप सीख ही रहे हो, तो जो दूसरा पार्ट है या फिर पेपर टू है, पेपर टू में जैसे सूर, तुलसी, जायसी या फिर वगैरह वगैरह जो भी आते हैं, तो उनकी बातें आप वो किस विचारधारा से है। मान लो कबीर है, संत काव्य धारा। अब जब कबीर की बात आप बता रहे हो तो संत काव्य धारा की बातें आपके जहन में चलनी चाहिए। आप अगर एक छोटे से पैराग्राफ में या लाइन में एक दो बातें देते हो, बता देते हो, या फिर नहीं भी लिखते तो जहन में चल रहा है। और आपसे अगर सवाल पूछा गया कि कबीर बिल्कुल फकड़ाना मस्ती में क्यों चलते हैं, तो संत काव्यधारा की ये प्रवृत्तियां होती हैं। अगर छायावाद में निराला से पूछा जाए कि निराला वैयक्तिक चेतना के राम की शक्ति पूजा में निराला वैयक्तिक चेतना के कवि कैसे बन पाते हैं, तो छायावाद की ये प्रवृत्ति होती है। तो जब आप छायावाद को समझे रहोगे तो राम की शक्ति पूजा समझना बहुत ही आसान है। मैं लिखने के कॉन्सेप्ट से बचा रहा हूँ, अगर पढ़ा है तो आप समझ रहे होगे मेरी बात को। आगे क्या क्या है वगैरह वगैरह चीजें हैं। अब एरिया कहाँ पे आता है, आप देखोगे जायसी से घटा बढ़ा के कभी ना कभी, या फिर कहें कि लगभग हर साल एक व्याख्या आनी, तुलसी से लगभग हर साल एक व्याख्या आनी, कबीर से लगभग हर साल एक व्याख्या आनी। अब बाकी जो बची दो व्याख्याएं, तो उसमें आप अज्ञेय से लेकर या मुक्तिबोध से लेकर जहां तक कर सकते हो, जहां तक यूपीएससी में सिलेबस है, तो उनको आप समझो। व्याख्याएं कैसे करनी है, इसको इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कि इस तरह से आप व्याख्याएं कर सकते हो। अगर व्याख्याओं में इन इन कॉन्सेप्ट को रखते हो कि पहले संदर्भ हुआ, प्रसंग हुआ, व्याख्या हुई, फिर काव्य सौंदर्य में आप भाषा पक्ष या फिर उसको बोलते हैं हम भाव सौंदर्य, और दूसरा बोलते हैं कला सौंदर्य या फिर कला पक्ष, तो आपने वो किया। फिर लास्ट में प्रासंगिकता की। इस पे काफी 40 मिनट का वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप सुन सकते हो, ये चीज कर सकते हैं। तो आप देखो, मैंने सिर्फ अभी 7 मिनट में सारा जो सिलेबस है उसको इर्द गिर्द पकड़ने की कोशिश की। अब दूसरी बात कि जो पद्य खंड होता है, जो स्पेशल लोग पढ़ते हैं, कहानियां, उपन्यास, नाटक, तो क्या उस एरिया से ज्यादा प्रश्न आते हैं? तो हाँ आते हैं। 10 प्रश्न आपके व्याख्या के होंगे, और मतलब 5 प्रश्न व्याख्या के होंगे, और उसके अलावा भी 7 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चाहे फिर महाभोज से हो, गोदान से हो, मैला आंचल से हो, वगैरह वगैरह से। उसमें तरीके देखो कि यूपीएससी किस तरह पूछ रहा है। तो इस समय उसका थीम चल रखा है कि वो तत्वों के आधार पर, औशन औपन्यासिक प्रवृत्ति के आधार पर, बुनावट के आधार पर, वो वही जो कथानक वगैरह है या फिर कहानी, नाटक और उपन्यास के तत्व हैं, तत्वों के आधार पर पूछना एक सॉलिड तरीका मानता है। हो सकता है कि 12 हैं, मान लो 4 उपन्यास हुए, 3 नाटक हुए, उसके अलावा 22 कहानियां समानांतर में, और 16 कहानियां, हालांकि 16 कहानियों में आज तक केवल एक दो कहानियां आई हैं, उससे ऊपर कहानी नहीं, बल्कि वो पेपर वन से रिलेट करके पूछ लेता है। तो आपको थोड़ी थीम समझनी होगी। आप जब ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो, और एक बार थोड़ा सा आधार बना पा रहे हो कि हाँ, आंसर राइटिंग जो है ज्यादा कुछ खास नहीं, जो पूछा गया उस भाषा को थोड़ा सरल रूप में, जैसे साहित्य क्या है कि कल्पना के माध्यम से अपने आप भाव का प्रयोग या फिर बुद्धि का प्रयोग करके शिल्प के सहारे चीजों को लिख दो, तो साहित्य का उत्तर भी लगभग वैसा ही होगा कि जो कल्पना सामने है, उस कल्पना को आप शिल्प के सहारे अपनी बुद्धि के सामंजस्य मेल से आप उसको लिखने का प्रयास करो। हो सकता है शिल्प शुरुआत शुरुआत में परिपक्व ना हो, जो कवियों के साथ भी होता है, लेखकों के साथ भी होता है। तो आपकी कौन सी बड़ी बात है, आप तो आंसर बस लिख रहे हो, साहित्य तो लिख नहीं रहे हो। तो शिल्प खराब का मतलब है कि प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं कर पा रहे हो, चीजों को नहीं बता पा रहे हो।
तो ये सबसे बेहतर स्थिति है। अगर आप पहली बार में ही सारी चीज़ें बता पा रहे हो तो ये बहुत खराब स्थिति है कि आप चीज़ों को शायद हो सकता है कि मौलिकता ना ला पाओ, शायद हो सकता है कुछ चीज़ें कमज़ोर रह पाएँ। तो ये चीज़ मुझे समझ आता है कि अगर आप बिगिनर हो, तो इतनी सारी बातें आपको आंसर राइटिंग में काम करेगी। और दूसरी बात, मैं सबसे सरल तरीके में बोल दूँ कि अगर लिखना है, तो बस लिखना शुरू करो। उसके अलावा कोई बातें कि अच्छा लिख रहा हूँ, बुरा लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ, मेरा जो पहला आंसर है, ठीक है। लेकिन जो मेरा अभी का आंसर है, उसमें बातें ठीक हों, ना हो, पर जो कुछ भी लिखा गया है, मस्तिष्क का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके, शिल्प के सहारे लिखा गया है। चीज़ें हाँ, साहित्य में हमेशा बेहतर से बेहतरीन स्थिति तक पहुँचा जाता है। चीज़ें होती चली जाती हैं। पर कम से कम अच्छे होने के प्रयास में, जैसे प्रेमचंद ने अच्छे होने के प्रयास में 313 कहानियाँ लिखी, 12 से अधिक चीज़ें लिखी, निबंध लिखा, टिप्पणियाँ लिखी, वगैरह-वगैरह उन्होंने किया। तो जब एक लेखक परिपूर्ण होता है, तो उसके परिपूर्ण होने के पीछे उसके खराब पेज भी होते हैं। तो आपको पहले खराब पेज बनाना होगा। एक बात तो ये। लेकिन अगर आप बिगिनर हो चुके हो, थोड़ा और स्टैंडर्ड स्थिति में जाना चाहते हो, तो अब क्या करोगे? अब आप चीज़ें पकड़ोगे। कहाँ से चीज़ें पकड़ोगे? मान लो जो क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन आपके इर्द-गिर्द चलने चाहिए कि कौन-सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर 2023 में पूछ रहा है कि ब्रज भाषा अखिल भारतीय अ, साहित्य में या फिर अखिल भारतीय हिंदी भाषा के रूप में क्या योगदान देता है? तो आपके ज़हन में चलना चाहिए कि ब्रज अगर पूछा है, तो अवधि भी पूछेगा। और सही बात है, अवधि सेम क्वेश्चन, बस ब्रज की जगह अवधि कर दी। और यही चीज़ें जैसे पिछले साल पूछा था गोदान की औपन्यासिक प्रवृत्ति, तो इस साल शायद प्रश्न बदल के कुछ चीज़ और पूछ लिया। मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले तो आपको अगर बेहतर होना है आंसर राइटिंग में, तो आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट चलना चाहिए कि पीवाईक्यू कैसा है, पैटर्न कैसा है। दूसरी बात, कोट, कोटेशन, समीक्षक, जो भी कुछ है, कसौटियाँ, आप सवाल पे कितना जल्दी आते हो, चीज़ों को बखान करने में कितना बेहतर आपकी भाषा है, वो काम करती है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव काम करेंगे। आप एक चीज़ और क्या कर सकते हो कि जो भी भाषा हो, उस भाषा को आप कोशिश करो कि यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है। यूपीएससी अगर पूछ रहा है कि महाभोज पिसते दलित की दास्तां है, तो आप उसमें पिसना समझाओ, पिसना दिखाओ। पिसने का मतलब क्या हुआ, वो बताओ। अगर उसमें गोदान में पूछ रहा है कि दुःख के साथ कहीं-कहीं सुख भी है, तो आप दुःख का एक घेरा बनाओ और बीच में उसमें छोटे से सुख का छिड़काव करो। तो वो आप लैंग्वेज समझ के चीज़ों को करोगे, तो बहुत आसानी से होगा। और जितनी भी बातें बची रह गई, जैसे कुछ चीज़ें और आती है, आलोचना से प्रश्न आता है। एक प्रश्न व्याख्या में ऐसा आया था, जो अगर आप उत्तर फाल्गुनी के आस-पास पढ़े होते, तो शायद करने में सहज होते। पर आपके तरीके को भी 1-2 प्रश्न में जाँचा जाता है कि क्या साहित्य को आपने रटा है, या फिर अगर आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आ गई जिससे आप नहीं मिले हो, आउट ऑफ द सिलेबस है, तो क्या आप उससे निपट सकते हो? तो ये सारी बातें की जा सकती हैं। अब रही बात कि क्या मैं ये जो बातें बता रहा हूँ कहीं से रटी-रटाई बात बता रहा हूँ? तो नहीं। मेरी 4-5 कॉपियाँ जो लगभग ठीक-ठाक मोटाई की कॉपियाँ हैं, वो मैंने सिर्फ़ लिख-लिख के भरा है। प्रेमचंद से ही मैंने कम से कम 150 पेजों का, शब्द नहीं, 150 पेजों के आंसर लिखे होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनुभव से समझ आ रहा है कि शुरू में मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट देता था। अब मैं कंटेंट कम देता हूँ। लेकिन अब जो है भाषा के स्तर पर चीज़ें बेहतर हैं, या फिर बताने के स्तर पर, समझाने के स्तर पर चीज़ों को चीज़ें के पीछे क्या चीज़ काम कर रही है, वो भी समझ पा रहा हूँ। जैसे गंगा भक्ति पर पिछली बार प्रश्न आया था विद्यापति की, नहीं था सिलेबस में, आउट ऑफ द बॉक्स था। क्या है ऐसा? क्यों करता है यूपीएससी? शायद ऐसा हो कि वो साहित्य को थोड़ा वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहता हो, उसकी प्रासंगिकता देखना चाहता हो। या फिर अगर सवाल कुछ और आते हैं, आला गायन फेमस हो रहा है, उस पर सवाल आते हैं, या फिर वर्तमान समय में जो कर्मनाशा नदी है, उस पर विवाद चल रहा है, तो कुछ प्रश्न आते हैं। तो वो चीज़ें हमें भले आए ना आए, पर दिमाग में, ज़हन में वो उतरना थोड़ा ज़रूरी है। तो जब ये सारी बातें हम
पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लो कि हमारा पढ़ना बिल्कुल आधार वैसा बेहतर नहीं रहा है। और एक बात और कि अगर आपको किसी भी प्रश्न पर दिक्कत हो, जैसे कि मान लो मैलांचल से दिक्कत हो, तो लगभग हमने 55 क्लासेस में जितने भी प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं, एवरेज कर सकते हैं, पूरे तो नहीं, पर एवरेज जितने भी प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों पर हमने गहराई से वार्ताएँ की हैं। और वो वार्ताएँ एक ऐसी वार्ताएँ हैं कि जिनमें जितने सारे पर्सपेक्टिव देखे जा सकते हैं मिला-जुला कर कि बात है कबीर की, तो कबीर की जो संत काव्यधारा से हमारे पढ़ने का तरीका भी यही था। उनको कबीर पढ़ना है, तो कबीर से पहले भक्ति काल पढ़ेंगे, भक्ति काल के बाद संत काव्य धारा पढ़ेंगे, संत काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ समझेंगे। अब संत काव्य धारा की जो प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, वही प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ लिए हुए कबीर भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो हमने ऐसा तरीका किया है कि अगर एक चीज़ आसान है, तो दूसरी चीज़ भी हमारे लिए आसान होगी। ऐसा नहीं कि साहित्य पढ़ा है पर कहीं से वो जुड़ाव नहीं है। पहले हमने कहानी पढ़ ली, फिर उपन्यास पढ़ लिया, नाटक पढ़ लिया, फिर सारी चीज़ें पढ़ने के बाद समझ आया कि अब आंसर राइटिंग भी सीखना है। तो ये तो वैसा हो गया ना कि अब दोगुनी मेहनत करने वाली बात। तो दोगुनी मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल सरल तरीके से, सामान्य तरीके से ऐसी समझ बनानी है कि साहित्य का सिर्फ़ आंसर नहीं, अगर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए तो उस सवाल पर भी हमारे विचार टेढ़े-मेढ़े जैसे भी हों, पर कम से कम उसके लिए हमें किसी नोट्स की ज़रूरत ना हो या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो। उसके लिए ज़हन में चीज़ें तैरें और अगर हम नोट्स यूज़ भी कर रहे हैं, तो कम से कम इसलिए करें कि अगर भारतेन से सवाल है तो भारतेन के बारे में समीक्षक ने क्या कहा या भारतेन ने क्या कहा। यशपाल से सवाल है तो यशपाल के लिए हम गूगल करें तो ये करें कि यशपाल के बारे में एक सवाल आता है कि यशपाल ऐसा क्यों लिखते हैं? तो यशपाल ने एक लेख लिखा, मैं क्यों लिखता हूँ? तो इस चीज़ के लिए हम गूगल करें, इस चीज़ का हम यूज़ करें और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कसौटियों के लिए गूगल कर रहे हैं कि महाकाव्य की कसौटियाँ ये हैं, तो वो तरीका बहुत खराब है। अगर हम आंचलिक उपन्यास के लिए गूगल कर रहे हैं कि आंचलिक उपन्यास की कसौटियाँ आई, तो ये तरीका खराब है। हम आंचलिक उपन्यास में समीक्षक ने क्या टिप्पणी की है, इसके लिए करेंगे। भारतीय क्या बोलते हैं उसको, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने पेज नंबर 39 में अमीर खुसरो के बारे में क्या टिप्पणी की है, अगर इस पर हम बात करने के लिए गूगल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि उन्होंने कह रखा है कि हाँ, भाषा क्या घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी? तो ये चीज़ें हमें समझ आती हैं कि यहाँ से अब स्टैंडर्ड अगर देना है क्वेश्चन को, जहाँ अभी हम 13-14 मिनट में निकल आए हैं, तो अब स्टैंडर्ड अगर देना है तो इन चीज़ों के लिए गूगल करना हमारे दिमाग में तैरे कि क्या अगर पूछा जा रहा है कि जो मनु भंडारी हैं, वास्तव में मनोविज्ञान की लेखिका थी, पर वो राजनीतिक उपन्यास लिखने में कैसे सक्षम हुईं? तो क्या इसमें कोई विचारधारा है, किसी ने कोई टिप्पणी की है? या फिर खोई हुई दिशाएँ में राजेंद्र यादव ने क्या कुछ टिप्पणी की है उनके नामकरण पर? अगर सवाल आ ही जाए, तो राजेंद्र यादव की टिप्पणी कितनी ज़रूरी होगी कि उन्होंने कहा कि खोई हुई दिशाओं का और कोई नाम हो ही नहीं सकता था। तो ऐसी बातें हमारे लिए आप एक तो हो गया कि आंसर राइटिंग और दूसरा हो गया आंसर को अलग लेवल पर पहुँचाना। तो ये सारे काम अगर हम करेंगे, तो बहुत सॉलिड तरीके से कर सकते हैं और इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक तो सरल तरीका कि आप वो 55 क्लासेस 1-1 घंटे की हैं, उनको बस इसलिए सुनो कि उसमें जो-जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। अगर आप साहित्य पूछा जाए कि साहित्य कैसे बनता है और नहीं बता पाओगे तो मतलब आपका पढ़ना ही कमज़ोर हुआ। 157 क्लास, 185 क्लास किन अर्थों की कि अगर आप साहित्य किन-किन तत्वों से निर्मित होता है, यही नहीं बता पा रहे हो तो मतलब अभी भी गहराई नहीं है। तो उस चीज़ को आप ढूँढ सकते हो, समझ सकते हो और आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो।